मठाधीश, जिसमें हम आपको बताएंगे ऐसे किस्से जिन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति से ना मिटाया जा सकता है और ना ही छुपाया जा सकता है। ऐसे चेहरे जिन्होंने राजनीति का अपराधीकरण कर दिया, क्योंकि सत्ता की कुर्सी पाने के लिए तो पहले गुनाह के दलदल में कदम रखा और फिर राजनीति के गलियारों में खुद को जनसेवक बताने लगे। नमस्ते, मैं हूं अजीत सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का नंबर 1 शो मठाधीश, सियासत और अपराध का कॉकटेल। आज के मठाधीश के एपिसोड में बात करेंगे बाहुबली डीपी यादव की, जिसने हमेशा कानून को छोटा साबित किया। डीपी यादव के राजनीतिक सफर से लेकर अपराध के रास्ते पर छूटे पैरों के निशान और छाप तक की बात होगी, क्योंकि डीपी यादव हमेशा अपने हुनर से, अपने दबदबे से सत्ता और कानून को अपने पैरों के नीचे दबा कर रखा। डीपी यादव कहते हैं किस्मत किसी का भी रुख पलट सकती है, पर जब किसी की नजर में सत्ता का नशा और ताकत का जुनून सवार हो जाए तब इंसान की कहानी कहावत बन जाती है। और आज हम जो आप सबको बताने जा रहे हैं वो ऐसी एक कहानी है, और उस शख्स की जो कभी दूध बेचा करता था, लेकिन वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि वही दूध वाला बना पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बेताज बादशाह, राजनीति और अपराध दोनों का। नाम डीपी यादव, एक ऐसा नाम जिससे सत्ता भी डरती थी और माफिया भी सिर झुका देता था। और अदालतों में गवाही देने वाले गवाह सोचते थे कि 100 बार सोचते थे कि क्या गवाही दें या नहीं दें। कभी गांव की गलियों से साइकिल पर दूध की कैन टांग कर निकलने वाला यह लड़का धीरे धीरे उस रास्ते पर चला जहां से सिर्फ 2 ही मंजिलें थी, या तो सिंहासन या फिर सलाखें। 1970 के दशक में जब देश बदल रहा था, तब यूपी के गाजियाबाद में एक नई कहानी जन्म ले रही थी। शराब का कारोबार शुरू हुआ और उसी के साथ शुरू हुआ डीपी यादव का सबसे बड़ा साम्राज्य। हर बोतल में पैसा, हर बोतल में रिश्ता, हर रिश्ते में एक नया रसूख। धीरे धीरे डीपी यादव ने सिर्फ अवैध कारोबार ही नहीं, बल्कि सफेद पे उस कारोबार में भी अपना पैर जमा लिया, बल्कि राजनीति में भी अपने पांव मजबूत कर लिए। 4 बार विधायक, 2 बार सांसद, और ऐसा रसूख कि दिल्ली के गलियों में उसका नाम लेते ही उस वक्त के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अपराधी अपनी आवाज धीमी कर देते थे। डीपी यादव कहते हैं उस दौर में डीपी यादव सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता नहीं थे, वो सिस्टम का वो हिस्सा बन चुके थे। उनके फोन कॉल पर थानेदार बदल जाते थे, उनके एक इशारे पर मंत्री बनने के सपने सच हो जाते थे। जब किस्मत की किताब पलटती है तो सबसे ताकतवर भी धूल में मिल जाते हैं। कहते हैं कि वक्त बदलता है और सबका वक्त आता है। यही शायद डीपी यादव के साथ भी हुआ। सबसे ताकतवर नाम जो डीपी यादव हुआ करता था, और 23 साल पुराने एक मामले में महेंद्र सिंह भाटी हत्याकांड, वो केस जिसने उस शख्स को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, जो कभी सरकारें बनाने, सरकारें गिराने की ताकत रखता था। दूध वाले से माफिया, माफिया से नेता, और फिर नेता से कैदी तक का ये बड़ा सफर डीपी यादव का रहा। ये कहानी सिर्फ अपराध की नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की भी है जहां ताकत के सामने कानून अक्सर अपना सर झुका देता था, या कहें कि दम तोड़ देता था। एक दूध वाला कैसे बना लिकर किंग, 350 मौतों के जिम्मेदार ने कैसे बनाई सरकार, खून से सने हाथों ने कैसे थामी सत्ता की डोर, जमीन की दलाली से लेकर रंगदारी तक का खेल, माफिया और सियासत का गठजोड़, जिससे जन्मी हैरान कर देने वाली दास्तान बाहुबली डीपी यादव के वर्चस्व की पूरी कहानी है। कहते हैं हर कहानी की एक शुरुआत होती है, किसी मोड़ से, किसी गली से, या किसी महत्वाकांक्षा से, या किसी गलती से। यह कहानी है बाहुबली डीपी यादव की। वो नाम जिसने कभी दूध बेचा और फिर शराब, वो शख्स जिसने अपराध से सत्ता तक का
ऐसा सफर तय किया कि पुलिस की फाइलें भी उसके कदमों की धूल में खो गई। 1970 का दशक गाजियाबाद की गलियों में एक नौजवान सुबह सुबह दूध की बाल्टी लेकर निकलता था। किसी ने नहीं सोचा था कि यही लड़का एक दिन बनेगा पश्चिमी यूपी का बेताज बादशाह। वक्त बदला और उस बाल्टी में दूध की जगह भर गई अवैध शराब की बोतलें। धीरे धीरे यह धंधा कारोबार बना और कारोबार साम्राज्य। हर बोतल के साथ उसका रुतबा बढ़ता गया। डीपी यादव के पास सिर्फ पैसे की ताकत नहीं थी, उसके पास था सिस्टम को झुकाने का हुनर। कि डीपी यादव का लंबा राजनीतिक जीवन है, लंबा आपराधिक इतिहास है। मैं जब एसएसपी गाज़ियाबाद था 94-95 में, उस वक्त ये एमएलए था। उसके पहले के बहुत से कांड इसके नाम थे, जिसमें महेंद्र सिंह भाटी की हत्या भी थी। तो ये बात सही है कि दूध बेचने से काम शुरू किया था और बाद में बहुत धनाढ़ व्यक्ति बन गया, शराब के ठेकों में आ गया। किशन लाल तो शरीफ व्यक्ति थे, बहुत भले थे। उनका अपराध से दूर दराज का कोई नाता नहीं था। पर यह है कि सबसे बड़े लिकर के कॉन्ट्रैक्टर थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उन्हीं के साथ ये जुड़ गया। शराब की गंध से सियासत की खुशबू तक यही वो रास्ता था जिसने एक साधारण व्यापारी को बना दिया राजनीतिक बाहुबली। 1980 के दशक में डीपी यादव ने राजनीति में कदम रखा। वो दौर जब अपराधी नेता बन रहे थे और नेता अपराधी। डीपी यादव भी उसी लहर का हिस्सा बने। 4 बार विधायक, 2 बार सांसद और अनगिनत बार किंग मेकर। वो सिर्फ चुनाव नहीं लड़ता था, वो तय करता था कि कौन हारेगा, कौन जीतेगा और कौन मंत्री बनेगा। पश्चिमी यूपी से लेकर हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश तक उसका नेटवर्क फैला। हर इलाका, हर पुलिस स्टेशन, हर नेता जानता था कि डीपी यादव के नाम में ही दम है। लेकिन जिस ऊंचाई पर हवा पतली होती है, वहां सांस लेना मुश्किल हो जाता है। सत्ता का नशा इतना गहरा था कि अपराध और राजनीति की रेखा धुंधली पड़ने लगी। हत्या, रंगदारी, जमीन कब्जा, हर इल्जाम उसके सिर से होकर गुजरता रहा। और फिर आया 1999, महेंद्र सिंह भाटी हत्याकांड। एक गोली चली और उस आवाज ने बदल दिया डीपी यादव का भविष्य। वो केस जो 23 साल चला, वो मुकदमा जिसने एक डॉन को कैदी बना दिया। जो कभी सरकारें बनाता था, वही सलाखों के पीछे वक्त गिनने लगा। जिसके दरबार में नेता, अफसर और कारोबारी हाजिरी लगाते थे, वही डीपी यादव जेल की दीवारों में सन्नाटे को सुनता रहा। कि राजनीतिक दल अपना हित साधने के लिए टिकट देते हैं, पर जब उनको लगता है कि ऐसा व्यक्ति एक उनके लिए एक बोझ बन गया है या लायबिलिटी बन गया है, उसको लेकर बदनामी अधिक है, तो दूरी भी कर लेते हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है राजनीति में। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, सब समय देख के परिवर्तन होता रहता है। अब इन्वेस्टमेंट्स हैं, लिकर में भी हैं, सब जगह इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो ये तो नहीं मैं कहूँगा कि सिक्का चल रहा है, पर यह है कि मनी पावर है, मसल पावर है और रसूख है, कॉन्टैक्ट्स हैं, उनकी बदौलत चल रहे हैं। एक ऐसा नाम जो खौफ की पहचान बन गया, जिसने जुर्म को अपनी ताकत बना लिया। धीरे धीरे अपनी ढाल कभी दूध बेचने वाले एक मामूली युवक ने अपनी की पहचान जो है वो माफिया में बदल दी, फिर बाहुबली और आखिर में मंत्री। नोएडा के सरफाबाद गांव में जन्मा ये लड़का पिता के साथ दूध का कारोबार करता था। सुबह की ठंडी गलियों में दूध की बाल्टियां लिए घूमने वाला धर्मपाल यादव एक दिन शराब के किंग बाबू किशन लाल से टकरा गया और वहीं से शुरू हुआ अपराध का सफर। धीरे धीरे उसने हथियारबंद गिरोह खड़ा किया। जगदीश पहलवान, कालू मैटल जैसे साथिर उसके साथ जुड़े और गाजियाबाद से लेकर पूरे पश्चिमी यूपी तक डीपी यादव का नाम खौफ की तरह फैल गया।
इतना ही नहीं, पुलिस की फाइलें उसके नाम से मोटी होती गई, यानी जो मेज था वो डीपी यादव के दबंगई और अपराध से भरता चला गया। फाइलों का जो कद था वो बढ़ता चला गया, अलमारियां जो है वो पड़ती चली गई, क्योंकि अपराध का सफर धीरे धीरे उसने हथियारबंद गिरोह के साथ खड़ा कर दिया। इतना ही, डीपी यादव के नाम इस तरह फैल गया था कि शहर का कोई भी आदमी उसके सामने सर उठाने की हिम्मत नहीं करता था, मगर हर बार सत्ता उसे बचा लेती थी। राजनैतिक पहुंच का अदृश्य ढाल भी डीपी यादव के पास था। डीपी यादव ने समझ लिया था कि अगर अपराध अस्थायी है तो सत्ता ही अस्थायी है, जो लंबे समय तक व्हाइट कॉलर को बचा कर रखती है। और इसी सोच ने उसे राजनीति की गलियों तक पहुंचा दिया। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक वो हर मंच पर नजर आया, पर अपराध की छाया डीपी यादव के साथ साथ चलती रही, क्योंकि डीपी यादव सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक सिस्टम था, जहां अपराध और राजनीति दोनों हाथ मिलाकर चलते थे या हाथ मिला रखे थे। बाहुबली डीपी यादव एक नाम जो अपराध की काली दुनिया का पर्याय बन गया। जुर्म की सुर्ख जमीन का खौफ के अंधेरे में साए का कोई उन्हें राजनीतिक बाहुबली कहता तो कोई अपनों का रॉबिन हुड। पर हकीकत यह है कि डीपी यादव की कहानी एक दूध वाले से माफिया और फिर मंत्री बनने की दास्तान है। एक ऐसी दास्तान जिसमें हर मोड़ पर ताकत, पैसा और खून की स्याही है। डीपी यादव असली नाम था धर्मपाल यादव। नोएडा के सरफाबाद गांव के एक साधारण परिवार में जन्मे। पिता का छोटा सा दूध का कारोबार था। सुबह सुबह जगदीश नगर की गलियों में दूध बेचने निकल पड़ते थे और इन्हीं दूध की कनस्तरों के बीच एक दिन उनकी मुलाकात हुई एक शराब व्यापारी से, शराब का सबसे बड़ा खिलाड़ी था। देखिए, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं मालूम है, पर यह सही है कि रेलवे क्रॉसिंग पे एम्बुश किया था दादरी क्षेत्र में और महेंद्र सिंह भाटी को मार गिराया था। महेंद्र सिंह भाटी भी आपराधिक चरित्र के व्यक्ति थे। जब मैं एसएसपी था तो उनका बेटा समीर भाटी वो उस क्षेत्र से उनकी जगह विधायक बना था और प्रतिद्वंदता दोनों में बहुत सालों साल चली। क्या वजह थी अंदरूनी, क्या कारण थे, वर्चस्व की लड़ाई तो एक तरह से थी ही। पश्चिमी यूपी का चर्चित की कहानी है, क्योंकि जब महत्वाकांक्षा हद पार कर जाए तो इंसान नहीं बाहुबली जन्म लेता है। नहीं, किंग मेकर मैं नहीं मानता। किंग मेकर कभी नहीं रहा डीपी यादव। ये है कि वोट बैंक था उसके पास कुछ और धनाढ़ व्यक्ति था, मसल पावर थी, तो अपनी सीट और एक दो सीट और निकालने में सफल हो जाता था। इसीलिए विभिन्न राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश में उसका उपयोग या दुरुपयोग जो भी आप कहें वो किया और पार्टियां बीच बीच में बदलता रहा। अपनी भी पार्टी खड़ी करी, एमपी भी बना, राज्यसभा से चुना गया। तो राजनीतिक दलों की सोच थी उस समय
अब राजनीतिक दल इस प्रकार की गतिविधियों से अब गुरेज कर रहे हैं। कहते हैं जब दौलत सिर पर चढ़कर बोलती है तो ताकत अपनी आप जुमा बन जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ डीपी यादव के साथ। साल था 1990 जब यूपी के इस शख्स ने अपराध और अवैध कारोबार से बनाई अपनी दौलत को सत्ता के रास्ते में बदलने की ठान ली। 25 जुलाई 1948 को जन्मे डीपी यादव का नाम उस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रुतबे और खौफ का प्रतीक बन चुका था। पैसे और पकड़ का असर ऐसा था कि उन्होंने सीधे राजनीति में एंट्री का मन बना लिया। पैसे और पकड़ का असर ही उसे राजनीति में लाया। राजनीतिक शुरुआत हुई कांग्रेस से और इस रास्ते के पहले गुरु बने महेंद्र सिंह भाटी। भाटी उस वक्त दादरी के सबसे ताकतवर विधायक थे। कहते हैं कि भाटी ने ही डीपी यादव को राजनीति का पाठ पढ़ाया, ब्लॉक की राजनीति सिखाई और यहीं से शुरू हुआ डीपी यादव का राजनीतिक सफर। जिस रास्ते पर दूसरे के कदम लड़खड़ाते थे, डीपी यादव उसी रास्ते पर अपना साम्राज्य खड़ा कर चुके थे। सत्ता के गलियारों तक पहुंचने वाला यह कदम राजनीति में पहला कदम नहीं बल्कि खौफ का पहला अध्याय था। बाद में भले ही डीपी यादव ने पार्टी बना ली, लेकिन सत्ता, अपराध और सियासत तीनों डीपी यादव के कदमों में अपना सर झुकाती थी। 25 जुलाई 1948 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सरफाबाद में जन्मे इस लड़के ने गांव की सीमाओं से अपने नाम को बहुत बड़ा कर दिया। नाम डीपी यादव, जिसके आने वाले वक्त में अपराध और राजनीति के गठजोड़ की नई परिभाषा लिखी गई। कहते हैं पहले उन्होंने शराब के कारोबार से दौलत बनाई, फिर इसी दौलत से राजनीति में अपना रास्ता खोला। 80 का दशक उनके लिए दौलत और दहशत का दशक था। यूपी की सड़कों पर उसका नाम रुतबे और खौफ दोनों का पर्याय बन चुका था। फिर 1990 के दशक की शुरुआत में डीपी यादव ने ठान लिया कि अब वो वक्त आ गया है जब रुतबे को सियासत की ताकत में बदलना है और यहीं से शुरू हुआ डीपी यादव का राजनीतिक सफर। कहते हैं राजनीति में पहला कदम रखा कांग्रेस पार्टी से, लेकिन इस रास्ते पर उन्हें हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने वाला था महेंद्र सिंह भाटी। उस वक्त दादरी से विधायक थे, ताकतवर थे, प्रभावशाली थे और अपने इलाके में जनता के बीच गहरी पकड़ वाले नेता थे। यहीं से भाटी बने डीपी यादव के राजनीतिक गुरु। भाटी ने ही डीपी यादव को सिखाया राजनीति में सिर्फ ताकत नहीं बल्कि रिश्तों का भी खेल होता है। उन्होंने डीपी यादव को बिसरक से ब्लॉक प्रमुख बनवाया, यानी गांव से ही निकलकर अब डीपी यादव सत्ता के दरवाजे पर दस्तक दे चुके थे। लेकिन वक्त ने अचानक करवट ली थी। साल 1992 महेंद्र सिंह भाटी की हत्या कर दी गई और इस हत्याकांड की गूंज सीधा लखनऊ और दिल्ली तक सुनाई दी। नाम आया डीपी यादव का, हत्या का आरोप लगा, फाइलें खुली, गवाह सामने आए, मगर डीपी यादव की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो कानून के शिकंजे से बार बार बच निकलते रहे। खौफ इतना था कि कोई खुलकर गवाही देने को तैयार नहीं था। लेकिन इसी दौर में राजनीति ने एक नया मोड़ लिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने डीपी पर भरोसा जताया। 1993 में विधानसभा चुनाव में उन्हें बुलंदशहर से टिकट दिया गया और नतीजा पहली बार डीपी यादव विधानसभा पहुंच गए, चुनाव जीतकर विधायक बन गए। अब अपराधी छवि वाला डीपी सियासी गलियारों में माननी कहलाने लगा। वो नेता जो पुलिस की फाइलों में अपराधी था, वो अब विधानसभा की सीट पर बैठकर कानून बनाने वालों में शामिल हो गया। उनकी पहुंच, पैसा और पहचान सब मिलकर एक ऐसा जाल बुन चुके थे कि कोई भी कानून उस तक आसानी से नहीं पहुंच पाता था। हर केस, हर इल्जाम, हर गिरफ्तारी के बीच वो रसूख ऐसा कवच पहने हुए था कि अदालतें भी उन्हें दोषी साबित करने में नाकामयाब रही। कभी कहा गया कि डीपी यादव के इलाके में सूरज डूबने के बाद पुलिस भी बिना इजाजत नहीं घूमती थी और यही खौफ, यही रुतबा सत्ता की भाषा में तब्दील हो चुका था। जो हमारे यहाँ जुडिशल सिस्टम है, सालों साल मुकदमे चलते हैं, डिसाइड नहीं होते हैं। स्वाभाविक है कि गवाह जो हैं डरते भी हैं, उनको धमकाया भी जाता है और वो मुंह खोलने से डरते हैं किसी भी माफिया के खिलाफ कि कहीं उनका भी ऐसा ही हश्र ना हो। तो इन्हीं सब के कारण हैं जिनकी वजह से सजाएं नहीं हुई, बाद में हुई। महेंद्र सिंह भाटी हत्याकांड में हुई सज़ा, गवाही दी गई और मजबूती से गवाही दी, तो उसी की वजह से सज़ा भी हुई।
यादव परिवार वर्सेस डीपी यादव, सपा के दिग्गजों को भी दी थी चुनौती। डीपी यादव ने मुलायम सिंह के खिलाफ चुनाव भी लड़ा लेकिन हार गया। राम गोपाल यादव के खिलाफ भी ताल ठोकी लेकिन हार का सामना करना पड़ा। पश्चिमी यूपी के लिकर एम्पायर की ताकत भी कह सकते हैं। धन बल, बाहुबल, इन सब का इस्तेमाल ये लोग करते थे और उसी में घटनाओं को दबा दिया जाता था। कहते हैं सियासत में ना तो कोई अस्थाई दोस्त होता है ना ही दुश्मन, बस मौके और मुनाफे की राजनीति होती है। और अगर इस राजनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी कोई कहा जाए तो उनमें नाम आता है बाहुबली डीपी यादव का। कभी आपके साथ खड़े नजर आए तो कभी बीजेपी के मंच में देश हित की बात करते दिखे, तो कभी अपनी खुद की पार्टी बनाकर राजनीतिक जमीन तलाशते नजर आए, कभी समाजवादी पार्टी में डीपी यादव बड़े चेहरे के तौर पर नजर आए। लेकिन इन सब के बीच एक बात साफ रही, डीपी यादव ने हमेशा सत्ता के करीब रहने की कोशिश की। कभी अपराध की गलियों से उठकर राजनीति की सीढ़ियां चढ़ने वाले डीपी यादव का सफर बताता है कि सियासत सब कुछ बदल सकता है मगर पहचान नहीं। दल बदलते गए, दौर बदलता गया, लेकिन डीपी यादव का नाम आज भी बाहुबली सियासत का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। सियासत के गलियारों में कदम रखकर डीपी यादव ने जितनी तेजी से पहचान बनाई उतनी तेजी से ही दल बदलने की मिसाल भी पेश की। सपा से मोहभंग हुआ तो बीजेपी का रुख किया, जहां कभी बाहुबली छवि को उन्होंने सुधारने की कोशिश की और उसी का असर रहा कि 2004 में बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेजकर सांसद बना दिया। मगर किस्मत ज्यादा दिन मेहरबान नहीं रही, कुछ ही महीनों में पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद डीपी यादव ने राष्ट्रीय परिवर्तन दल नाम से पार्टी बनाई। नहीं, सियासी निवेश नहीं है ये, तो अपना जैसे जैसे कमाता गया इन्वेस्टमेंट्स करते रहे ये लोग। ये बात सही है कि हज़ारों करोड़ का एम्पायर बिल्डअप किया। अब कैसे संचालन हो रहा है, कौन कर रहा है, इसका मुझे ज़्यादा संज्ञान नहीं है, पर ये बात सही है कि मिलों में, ज़मीनों में, शराब के ठेकों में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। अब और नाम रखने भर से सियासत नहीं चलती। यह दौर था जब वक्त करवट ले रहा था और दूध या डॉन से राजनीतिक बाहुबली बने डीपी यादव को अब हारों की फहरिस्त झेलनी पड़ी। लगातार हार रहे थे। 2009 में बसपा में भी शामिल हुए, बदायूं सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन मुलायम सिंह के भतीजे धर्मेंद्र यादव के सामने हार गए। राजनीतिक ढाल तो जिन पार्टियों को का संरक्षण था, जिन पार्टियों ने टिकट दिया, स्वाभाविक रूप से उनका संरक्षण था। और जब राजनीतिक दलों का संरक्षण माफियाओं को मिल जाता है, जो गोरखपुर से जिसकी शुरुआत हुई, तो फिर जो है ये स्वाभाविक है कि उतनी मजबूत पैरवी नहीं हो पाती है, उतना मजबूती से गवाही वगैरह नहीं हो पाती है। सत्ता का संरक्षण तो एक जिस किसी को मिल जाए तो बड़ा दुरूह हो जाता है, ऐसे में सजा का होना। 2012 में बसपा छोड़ी और अपनी पार्टी बनाई, दर्जन भर उम्मीदवार उतारे पर सभी चुनाव हार गए। 2014 में संभल से फिर मैदान में उतरे पर जनता ने नकार दिया। राजनीतिक जंग में हार दर हार झेलने के बाद भी डीपी यादव ने सियासी विरासत का सपना नहीं छोड़ा। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने बेटे कुणाल यादव को सहसवान सीट से मैदान में उतारा। यानी डीपी यादव की राजनीति अब परिवारवाद की पगडंडी पर चल पड़ी थी। दल बदले, चेहरे बदले, लेकिन किस्मत नहीं बदली, क्योंकि डीपी यादव की सियासत आज भी सवालों के घेरे में खड़ी है। हाँ, ये बात तो सही है। नीतीश कटारा हत्याकांड बड़ा दुखद और एक बड़ा गंभीर हत्याकांड था। उसमें जेल हुई है। जेल का मुख्य कारण नीतीश कटारा की जो मदर हैं, उनके द्वारा ज़बरदस्त पैरवी करना है। उनको इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने सब धमकियों के बावजूद
ज़बरदस्त तरीके से पैरवी की और सज़ा दिलाई। ये बात सही है, दोनों जेल में हैं। अब वो बात नहीं रही जो किसी समय हुआ करती थी। कहा जाता है मेहनत से दौलत मिलती है, लेकिन डीपी यादव की कहानी कुछ और ही बयां करती है। दूध के कारोबार से शुरुआत करने वाला यह शख्स वक्त के साथ इतना बड़ा हुआ कि चीनी मिल, पेपर मिल, शराब और शराब से जुड़े कारोबार में भी अपना झंडा गाड़ दिया। कारोबार बढ़ता गया, वर्चस्व फैलता गया और इसी वर्चस्व की भूख में उसके हाथ खून से रंगते गए। आज डीपी यादव का साम्राज्य सीमित नहीं रहा। होटल, रिजॉर्ट, चैनल, पावर, प्रोजेक्ट, खदानें और कंस्ट्रक्शन कंपनी, सब कुछ डीपी यादव के नियंत्रण में है। अपने गांव में लड़कियों के लिए स्कूल बनाकर उनके समाज सेवा का एक तरह से कहा जाए प्रण लिया या मुखौटा तैयार किया। इतना ही नहीं, सच्चाई यह भी है कि उसकी पहचान अब भी बाहुबली के रूप में है। दूध बेचने से शुरू हुआ सफर खून और खौफ के कारोबार तक जा पहुंचा। डीपी यादव दौलत भी है, ताकत भी है और डर भी। शायद यही उसकी पहचान है। दूध के धंधे से शुरुआत करने वाला डीपी यादव धीरे धीरे कारोबार की सीढ़ियां चढ़ता गया और एक दिन ऐसा आया जब उसका नाम दौलत, ताकत और खौफ तीनों का पर्याय बन गया। यही वो सफर था जहां एक साधारण कारोबारी बाहुबली बन गया, जिसके आगे झुकने पर मजबूर हो गए अफसर भी और झुक गई सियासत भी। पहले दूध, फिर शराब, फिर चीनी मिल, फिर पेपर मिल से लेकर कंस्ट्रक्शन कंपनी तक हर कारोबार में डीपी यादव ने अपनी हिस्सेदारी बनाई और कारोबार के साथ साथ बढ़ता गया उसका वर्चस्व। लेकिन इस दौलत और ताकत की चमक के पीछे खून की लकीरें भी थी। हर कदम पर हिंसा, हर मुकाम पर डर। जहां कारोबार का विस्तार था, वहीं जुर्म की परछाई भी थी। देखिए, डीपी यादव का उदय उस समय हुआ था जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाटी और गुर्जर गैंग की लड़ाई चरम पर थी। दोनों में एक वर्चस्व की लड़ाई हुआ करती थी। उसी समय ये धर्मपाल नाम का नवयुवक उसी नोएडा के एक क्षेत्र में ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हुआ। इसकी गतिविधियाँ बढ़ती गई, धीरे धीरे सक्रियता बढ़ती गई। सक्रियता बढ़ते बढ़ते के साथ ये महेंद्र सिंह भाटी की गैंग से जुड़ गया। महेंद्र सिंह भाटी की गैंग से जुड़ने के बाद डीपी यादव धीरे धीरे शराब तस्करी में लिप्त हो गया। महेंद्र सिंह भाटी के साथ शराब तस्करी भी करने लगा। छोटे मोटे अपराध भी होने लगे और उन अपराधों में सक्रिय भी रहा। लेकिन कुछ समय बाद उसी महेंद्र सिंह भाटी की डीपी यादव ने हत्या करवा दी। तब डीपी यादव का नाम चर्चा में आया था और डीपी यादव ने शराब व्यवसाय में अपना एक वर्चस्व बना लिया था। डीपी यादव के नाम पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भी घटनाएं होती थी, जो भी अब शराब व्यवसाय में जो भी होता था, उसमें बिल्कुल जो है डीपी यादव का वर्चस्व रहा करता था। वक्त के साथ उसने अपने साम्राज्य को फैलाया। होटल, रिजॉर्ट, टीवी, पावर, प्रोजेक्ट, खदानें सब उसके कब्जे में आ गए। एक ऐसा नेटवर्क जहां कारोबार और राजनीति दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए थे। अपने गांव में लड़कियों के लिए स्कूल बनवाया ताकि समाज में अपनी छवि को सुधार सके। लेकिन डीपी यादव के गांव वाले आज भी कहते हैं कि स्कूल की दीवारों में डर की नींव गड़ी है। 1989 के बाद से वो कई बार मंत्री बना, सांसद भी बना। हर पद ने उसकी ताकत को गाढ़ा किया। राजनीति उसकी ढाल बनी और कारोबार उसका असली हथियार। उसकी पत्नी भी विधायक बनी, लेकिन 2011 में चुनाव खर्च का ब्यौरा ना देने के चलते चुनाव आयोग ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी। वहीं बेटा विकास यादव भी राजनीति में आया। दूसरा बेटा भी कारोबार संभालता है, यानी सत्ता, कारोबार और अपराध सब कुछ उसी खानदान के इर्द गिर्द घूमता है। इतना ही नहीं, सबसे चर्चित नीतीश कतारा हत्याकांड में भी बेटे को सजा काटनी पड़ी और अभी भी सजा काट रहा है। परिवार ने अपनी संपत्ति की घोषणा 26 करोड़ बताई, लेकिन असलियत में कहा जाता है कि उनकी अघोषित संपत्ति करीब 5 अरब रुपए से ज्यादा है। कागजों में जो अमीर है, असल में वो डर और दौलत का बेताज बादशाह है। हर कारोबार में उसका नाम, हर सौदे में उसका असर, हर गलियारे में उसका डर। डीपी यादव एक ऐसा नाम जो राजनीति, जुर्म और कारोबारी ताकत तीनों का संगम बन चुका है। यही नहीं, डीपी यादव का कार्यक्षेत्र फिर हरियाणा बढ़ गया। हरियाणा के बाद इनका उत्तराखंड में बढ़ गया। उत्तराखंड में भी इनकी, बल्कि उत्तराखंड जेल में तो अपराध के बाद, हत्या के बाद जेल में बंद भी रहे थे। उत्तराखंड की जेल में सबूत के अभाव में इनको छोड़ दिया गया था। लेकिन बहुचर्चित
एक और बहुचर्चित नताशा कटारा हत्याकांड हुआ था, जिसमें डीपी यादव और उनकी बेटी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उस हत्याकांड से पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश ही मतलब चर्चा का विषय बन गया था। डीपी यादव की प्रसिद्धि वहीं से होती चली गई और उनका एक और भी कार्य क्षेत्र था। जब धीरे धीरे सक्रियता उनकी बढ़ती गई, अपराध में सक्रियता बढ़ती गई और आपराधिक गतिविधियाँ में बिल्कुल उनके इशारे पर सब कुछ गतिविधियाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने लगी, उसी दौरान तब उनको एक राजनेता की जरूरत पड़ी। तब उन्होंने माननीय मुलायम सिंह यादव का हाथ थाम लिया था और मुलायम सिंह यादव का हाथ थामने के बाद डीपी यादव बाद में उन्हीं की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने थे। डीपी यादव उत्तर प्रदेश के 4 बार विधायक रहे हैं। जब उस क्षेत्र से सहसवा, अब बदायूं और दो अब क्षेत्रों से वो 4 बार करीब विधायक रहे हैं और एक बार लोकसभा सांसद थे और राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। तो आपराधिक गतिविधियों को जब राजनीतिक संरक्षण मिल जाता है तो निश्चित रूप से उसकी ताकत और बढ़ जाती है और राजनेता बनने के बाद डीपी यादव ने अपने अपराध की जगत को और साम्राज्य को और मजबूत कर लिया और दृढ़ कर लिया। अपराध की जड़ अगर गहरी हो जाए तो कानून की धार भी कुंद पड़ जाती है। डीपी यादव की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां कारोबार की चकाचौंध के पीछे छिपी थी खून और खौफ की स्याही से लिखी एक काली डायरी और एक खौफनाक कहानी। एक ऐसी डायरी जिसने हर पन्ने पे जुर्म की दास्तान थी, या वो डायरी हर पन्ने पर जुर्म की दास्तान सुनाती थी। जहां सत्ता का संरक्षण था, पैसों का पहरा था, राजनीति की चादर ने अपराध को सम्मान से लबादा पहना दिया था। यादव की एक कहानी सिर्फ गाजियाबाद की गलियों तक नहीं, बल्कि पश्चिमी यूपी से लेकर हरियाणा तक खौफ की फिजा में दर्ज है। व्यवसाय की शुरुआत के प्रयास, 3 डकैती के, 2 फिरौती के, ऐसे कई मामले दर्ज हुए डीपी यादव पर। यह वही नाम है जिसके खिलाफ गैंगस्टर, आतंकवाद, विघटनकारी गतिविधियों के तहत केस बने, दर्ज हुए, मुकदमे चल रहे हैं और मुकदमे चले भी। लेकिन कहा जाता है कि अवैध सप्लाई के खेल में भी डीपी यादव शामिल रहा। इतना ही नहीं, 350 लोगों की जान भी चली गई थी, उस पर भी डीपी यादव पर आरोप लगा था। सवाल आज भी वही है, क्या वाकई कानून का शिकंजा कभी इस बाहुबली के गर्दन तक पहुंच पाया या नहीं, या फिर डीपी यादव की काली डायरी के कुछ पन्ने आज भी स्याह काले हैं। गाजियाबाद की गलियों से लेकर हरियाणा की सरहद तक जहां भी डीपी यादव का नाम लिया गया, वहां जुर्म की गंध महसूस की गई। कहानी की शुरुआत 1970 से हुई, जब गाजियाबाद के ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह भाटी के सहयोग से डीपी यादव ने शराब के कारोबार में कदम रखा। बिजनेस का नाम था शराब का धंधा, पर असल में यह था गैर कानूनी साम्राज्य की नींव। 1979 कबीरनगर थाने में दर्ज हुआ पहला केस, और यही वो तारीख थी जब अपराध की डायरी का पहला पन्ना खुला। इसके बाद हत्या के प्रयास, डकैती, अपहरण, फिरौती, गुंडा टैक्स, कई सारे ऐसे केस जुड़ते गए। गाजियाबाद से लेकर मोदीनगर, बुलंदशहर, मुरादाबाद, बदायूं, हर जगह मुकदमे दर्ज हुए डीपी यादव के खिलाफ। यहां तक कि हरियाणा के जींद और सिरसा में भी उसका आतंक फैल गया। देखिए, अपराध में एक लालसा होती है। मैंने पहले ही आपसे बताया कि महेंद्र सिंह भाटी ने इसको आगे बढ़ाया था, लेकिन जब शराब का व्यवसाय बढ़ने लगा, शराब की तस्करी बढ़ने लगी, पैसे की लेन देन का मामला हुआ, तो जाहिर सी बात है पैसे का लेन देन जब हो जाती है तो एक लालच पैदा हो जाती है और वर्चस्व की बात आ जाती है। डीपी यादव इतना ताकतवर हो चुका था, 89 के बाद ही 92 में जब ये विधायक हुआ है, विधायक बनने के बाद इन्होंने महेंद्र सिंह भाटी की हत्या करवाई है, तो जाहिर सी बात है इनको राजनीतिक संरक्षण मिला, पुलिस संरक्षण मिला। और जब भी किसी राजनेता को पॉलिटिकल संरक्षण बनता है या किसी अपराधी को पॉलिटिकल संरक्षण मिलता है तो निश्चित रूप से उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। यही डीपी यादव के क्षेत्र में हुआ था। डीपी यादव ने भी उसी शक्ति की लालसा में, उसी अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, शराब व्यवसाय में एक छत्र राज कायम करने के लिए ही महेंद्र सिंह भाटी की 1992 में हत्या कराई थी। 1990 में हरियाणा में अवैध शराब की सप्लाई का एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई। इस पूरे कांड ने पूरे उत्तर भारत को हिला दिया। डीपी यादव की पकड़ इतनी मजबूत थी कि सजा से बचता गया। 1991 तक उसके ऊपर 25 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हो चुके थे, लेकिन राजनीति की जादुई ढाल ने उसे हर बार सुरक्षा दी। फिर जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने तो रासुका के तहत डीपी यादव गिरफ्तार हुआ और जेल भी गया। क्योंकि सत्ता दल ने इनको नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि डीपी यादव ने इस सत्ता का इस्तेमाल किया। क्योंकि जब आप देखिए, जब उन्होंने परिवर्तन दल की स्थापना की थी और परिवर्तन दल से चुनाव लड़े थे, तब कोई चुनाव नहीं जीत पाए हैं। 2012 के बाद से आप देखिए, 2012 का चुनाव हारने के बाद उसके बाद डीपी यादव कोई चुनाव नहीं जीत पाए हैं। हाँ, ये जरूर है 2012 के बाद या पहले भी ये चर्चा की जा रही थी कि डीपी यादव समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन
आप उस समय की एक ऐतिहासिक घटना थी कि जिस दिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री की शपथ ली, समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ शपथ ली थी, उसी दिन सहारा शहर में मध्याह्न भोज के अवसर पर अखिलेश यादव ने घोषणा की थी कि डीपी यादव जैसे अपराधियों को समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। उस दिन की सबसे बड़ी खबर थी और ये निश्चित रूप से डीपी यादव के लिए भी चौंकाने वाली थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी जिन्होंने ही उनको संरक्षण दिया था, जिनके ही संरक्षण में उनका दबदबा बढ़ा था, उनका आतंक बढ़ा था, उनकी व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ी थी, उसी समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दूध की मक्खी की तरह डीपी यादव को बाहर कर दिया और ये घोषणा कर दी किसी भी अपराधी को, प्रदेश के किसी भी अपराधी को समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। और उसके इसी कदम की, अखिलेश यादव के इस कदम की पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में बड़ी प्रशंसा हुई थी। उसके लिए कोई सजा नहीं थी बल्कि राजनीतिक लॉन्चिंग पैड बन गया। 1992 सीबीआई ने डीपी यादव को महेंद्र सिंह भाटी हत्याकांड का आरोपी बनाया। भाटी वही व्यक्ति थे जिनके साथ कभी उसने कारोबार की शुरुआत की, लेकिन आगे चलकर वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। कहते हैं अपराध की दुनिया में दोस्ती का अंत हमेशा खून से होता है, और डीपी यादव की डायरी में यह सच साबित हुआ। डीपी यादव की यह काली डायरी सिर्फ केसों का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि यह बताती है कि कैसे एक कारोबारी ने अपराध और राजनीति के गठजोड़ से खुद को बाहुबली बना लिया। एक ऐसा बाहुबली जो हर आरोप के बावजूद मुस्कुराता रहा, हर केस के बाद और ताकतवर होता गया, और कानून बस गवाहियों की कमी पर सिर झुकाता रहा। देखिए, जहां तक कानून की बात है, न्यायालय के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, क्योंकि न्यायालय सबूत चाहता है। जब उसके साक्ष्य होंगे, जब उसके साक्ष्य सही नहीं मिलेंगे, तो निश्चित रूप से अपराधी क्या कोई भी व्यक्ति छूट जाता है। हाँ, ये सच बात है। अब डीपी यादव ने अपने दबदबे के बल पर, अपने रुतबे के बल पर, अपने जो भी उनके विरोधी थे या जो उनके साक्ष्य थे, दूसरे दलों जो उनके विरोधियों के साक्ष्य थे, उनकी हत्या भी करवाई, उनको मरवाया भी, और उसी के बल पर निश्चित रूप से आप कहेंगे पैसे और ताकत के बल पर सब कुछ उसने संभव कर दिया, यहाँ तक कि न्यायालय को भी गुमराह कर दिया। न्यायालय के सामने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए वो डीपी यादव के पक्ष में थे। जाहिर था कि न्यायालय को फिर उनके पक्ष में ही फैसला देना था। हत्याओं का इल्जाम, अपहरण, फिरौती, डकैती जैसे संगीन आरोप, लेकिन नाम एक ही, डीपी यादव। अपराध की इस दुनिया में वो नाम इतना बड़ा हो गया कि राजनीति तक उसकी परछाई पहुंच गई। अदालतों के चक्कर, केस दर केस, और बीच में सियासत की गणित। जब जब डीपी यादव पर कानून का शिकंजा कसता, तब तब उनकी राजनीतिक चालें और तेज हो जाती। समाजवादी की गोद से निकले और बसपा में पहुंचे, और फिर अपने दम पर राज्यसभा तक। यानी सियासत की सीढ़ियां खून और रसूख दोनों के सहारे चढ़ने वाला धर्मपाल डीपी यादव था। 9 हत्याओं का आरोप, अपहरण, फिरौती, डकैती जैसे अपराधों की फहरिस्त। नाम था धर्मपाल सिंह और डीपी यादव। सियासत और अपराध के उस गठजोड़ की एक कहानी उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर बाहुबलियों में गिनी जाती है। ये वक्त था जब गाजियाबाद से लेकर संभल तक डीपी यादव का नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। मुकदमों की संख्या बढ़ती चली गई, 2 दर्जन पार कर गई। हत्या के 9 केस, कई डकैती के, अपहरण के आरोप लगे, लेकिन डीपी यादव पर शायद किसी अदृश्य ताकत का हाथ था। हर केस से वो एक एक कर बरी होते चले गए। उन पर लगे आरोपों ने सपा की सियासी जमीन को भी हिला दिया। मुलायम सिंह यादव ने के लिए डीपी यादव बोझ बनते जा रहे थे। अपराधों की फहरिस्त इतनी लंबी हो गई कि खुद मुलायम सिंह ने उनसे दूरी बना ली। यानी वही सपा जिसने कभी धर्मपाल को मंच पर जगह दी थी, उसी ने एक दिन किनारा कर लिया। पर डीपी यादव का खेल खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने सपा को अलविदा कहा और बसपा का दामन थाम लिया। 1996 में संभल से लोकसभा चुनाव जीते और लोकसभा पहुंच गए। राजनीति में ये उनका चरम था। अपराध की छाया में जीती हुई जीत थी, लेकिन बसपा से भी उनका सफर लंबा नहीं चला। 2 साल बाद ही उन्होंने पार्टी छोड़ दी, और फिर भी रसूख ऐसा कि 1998 में निर्दलीय होकर राज्यसभा तक का टिकट मिल गया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि इसके पीछे भाजपा का समर्थन था। यानी सियासत के हर दल ने किसी न किसी मोड़ पर डीपी यादव की ताकत को भुनाया और सत्ता का संरक्षण दिया। फिर मैंने कहा, राजनीतिक संरक्षण जब मिल जाता है तब अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। जिस हत्याकांड की बात कर रहे हैं वो मामूली बिल्कुल नरसंहार जैसा था, और उसी समय मुकदमे भी दर्ज किए गए थे। लेकिन हाँ, ये सही बात है, पैसे की ताकत थी, उनकी ताकत का वर्चस्व था, उसमें भी डीपी यादव बरी हो गए, उनको सजा नहीं दी जा सकी। ये निश्चित रूप से एक हमारे आपके लिए या किसी भी समाज की एक कलंक की बात है। लेकिन अब साक्ष्य के अभाव में न्यायालय को ये फैसला देना पड़ा।
कभी जिगरी यार, ये डीपी यादव के लिए कह रहा हूं मैं, कभी जिगरी यार फिर जानी दुश्मन। गुजरे वक्त की वो कहानी जो साजिश के बीच दफन हो गई। भाटी और डीपी यादव दो नाम कभी एक दूसरे की ताकत थे और दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल थे गाजियाबाद में। लेकिन वक्त ने ऐसा करवट लिया, ऐसा पलटा खाया कि वही रिश्ता खूनी बन गया और खून में सराबार होकर, खून से लथपथ होकर, खून से नहा लिया। राजनीतिक महत्वाकांक्षा जब सिर चढ़कर बोलती है तो रिश्ते और नीचे कुचल जाते हैं। और यही हुआ 1992 में, जब दोस्ती के नाम पर खून की एक लंबी लकीर खींच दी गई। कहा जाता है कि महेंद्र सिंह भाटी और डीपी यादव सिर्फ राजनीतिक सहयोगी नहीं बल्कि गहरे मित्र थे। भाटी ने ही डीपी यादव को राजनीति का ककहरा सिखाया, राजनीति की मुख्यधारा में लाने का रास्ता दिखाया। फिर भी सजा मिलने के बाद भी आप देखिए, जब भी पेशी पर कोर्ट पे आने पर उनके बेटे का व्यवहार बड़ा ही अजीब सा रहता था। मतलब जिसे कहते थे जैसे उसको किसी चीज़ की ये नहीं परवाह ही नहीं थी, उसका कोई पछतावा ही नहीं था जो कांड उसने किया था। लेकिन निश्चित रूप से उस कांड से डीपी यादव की न सिर्फ छवि गिरी है बल्कि उनके रुतबे भी कमी आई है, उनके दबदबे में कमी आई है। फिर शुरू हुआ सत्ता, रसूख और पैसे का खेल। लेकिन यहीं से शुरू हुआ महत्वाकांक्षा का वो खेल जिसने दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया। शराब व्यवसायी होने के नाते, शराब का इच्छा शासन होने के नाते, शराब के क्षेत्र में एक मुफ्त राज्य होने के नाते आप सोच ही सकते हैं कि शराब का व्यवसायी चाहे जो भी रहा, आप शराब देखिए, मैं अपराधी तो नहीं कहूँगा लेकिन अन्य शराब माफियाओं को भी देख लीजिए, उत्तराखंड के माफिया को देख लीजिए, वेब के मालिक को देख लीजिए, ये शराब के व्यवसाय से इतने ऊपर बढ़े हैं, सभी 4,000, 5,000, 6,000 करोड़ के मालिक बने हैं। हाँ, भले ही इनकी संपत्ति दिखावे नहीं, लेकिन इनकी बेनामी इतनी संपत्तियां हैं, मैं तो समझता हूं कि 5,000 करोड़ क्या इससे ज्यादा की भी संपत्ति हो सकती है। डीपी यादव की महत्वाकांक्षा अब सिर्फ विधायक की कुर्सी तक सीमित नहीं रही, वो खुद सत्ता का केंद्र बनना चाहता था। भाटी के बढ़ते कद से उसे खतरा महसूस होने लगा। कभी साथ चलने वाले दोनों रास्ते अब अलग अलग हो चुके थे। इसने एक अपने राज्य मंत्री को थप्पड़ मार दिया था, जो राज्य मंत्री को, अपने ही राज्य मंत्री को थप्पड़ मार दिया था, तो तब भी कुछ नहीं हुआ था, डीपी यादव के बारे में कुछ नहीं हो पाया था। तो वो राजनीतिक संरक्षण तो था ही। अब फिर राजनीतिक संरक्षण कभी समाजवादी पार्टी, कभी बहुजन समाज पार्टी के साथ रहे डीपी यादव, और इन दोनों सरकारों का उनको समर्थन मिलता रहा। जब सरकारों को समर्थन मिलता है तो निश्चित रूप से अपराधी को जब इस तरह से इतना बड़ा संरक्षण मिलता है तो अधिकारी भी मजबूर हो जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने में। 13 सितंबर 1992 को वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। दादरी के विधायक महेंद्र सिंह अपने साथियों के साथ गाजियाबाद की तरफ जा रहे थे। बंगेल रोड पर रेलवे फाटक बंद था। भाटी और उसके साथी फाटक खुलने का इंतजार कर रहे थे, तभी मौत ने दस्तक दी। मैंने कहा कि एक डीपी यादव को उस क्षेत्र का वर्चस्व था, इसलिए हर प्रत्येक दल उसकी जो लोग, मैं कहूँगा लोकप्रियता ही कहिए, लोकप्रियता कही या वर्चस्व, उसके आपराधिक ताकत का लाभ उठाना चाहता था। सभी ने लाभ उठाया, लेकिन उसके बदले डीपी यादव ने भी इन दलों से भरपूर लाभ उठाया। अब इसी के बल पर डीपी यादव की, मैंने फिर कहा, उसकी शक्ति में, उसकी ताकत में हमेशा इजाफा होता गया। कुछ हथियारबंद बदमाशों ने गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की बौछार में भाटी और उनके साथी उदय प्रकाश वहीं ढेर हो गए। ड्राइवर और गनर भी बुरी तरह घायल हुए। इस वारदात ने पूरे गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हिला दिया। सीबीआई जांच शुरू हुई। सीबीआई जांच में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ कि मामले में डीपी यादव का हाथ था और डीपी यादव का नाम सामने आया। जांच एजेंसियों के मुताबिक हत्या के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ियां डीपी यादव ने ही उपलब्ध कराई थी और वारदात के बाद उन गाड़ियों को जला दिया गया था ताकि सबूत मिटाए जा सके। मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से 41 गवाह पेश किए गए। सालों की लंबी लड़ाई के बाद आखिर 28 फरवरी 2015 जल्दी कहा जाए खत्म हो गया, मैं ये नहीं मानता। हाँ, सक्रियता कम हो गई है। वो सक्रियता सिर्फ इसलिए कम हो गई कि पिछले किसी भी अपराधी की देखिए, जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुर्सी संभाली है, आपने देखा होगा कि अपराधी निश्चित रूप से उनके संगठित गिरोह जो हैं, संगठित गिरोहों की गतिविधियां खत्म हो गई हैं। और कोई भी संगठित गिरोह अब अपनी छिटपुट घटनाओं को छोड़ दीजिए, प्रदेश में छिटपुट घटनाएं तो होती रहती हैं, उनको अपराधी का उसमें संख्या में नहीं लाया जा सका, लेकिन आज संगठित गिरोह चाहे जो रहे हों, चाहे भाटी गिरोह रहा हो, चाहे गुजर गिरोह रहा, चाहे डीपी यादव गिरोह रहा हो, चाहे मदन सिंह भैया गिरोह रहा हो, चाहे अतीक रहे हों, चाहे मुख्तार रहे हों, या और भी दल रहे हों, जितने भी नेता रहे हों, चाहे ब्रजेश सिंह रहे हों, जो भी माफिया रहे हों,
इन माफियाओं के कार्रवाई पर अंकुश लगाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, और वही अंकुश मैं समझता हूँ डीपी यादव पर भी लगा है। गतिविधियां ऐसे नेताओं की होती हैं, आपराधिक होते हैं, लेकिन इनकी गतिविधियों पर प्रदेश सरकार ने अंकुश लगा दिया, क्योंकि प्रदेश सरकार की बहुत सीधी सीधी नीति है, या तो अपराध की तरफ छोड़ देंगे, नहीं तो जेल भेजे जाएंगे, नहीं तो ऊपर चले जाएंगे। इसका एक असर हुआ है, इसीलिए प्रदेश में अपराधों की बाढ़ नहीं आई है और संगठित गिरोहों में कमी आई है, और जिसका असर डीपी यादव पर भी देखने को मिला है। डीपी यादव की सक्रियता उतनी दिखाई नहीं दे रही। डीपी यादव की कहानियां अनगिनत हैं। राजनीतिक रसूख और वर्चस्व के किस्से भी कम नहीं हैं। दर्जनों मुकदमों में आरोपी होने के बावजूद भी डीपी यादव की आज भी तूती बोलती है। आज भी उससे जुड़े किस्से कहानियां राजनीतिक विश्लेषक वर्ग को चिंता में डालती है, क्योंकि एक दागी इतिहास होने के बावजूद डीपी यादव ने सियासत में जो हासिल किया वो कईयों के लिए सपने जैसा रहा। ये और बात है कि अदालत की दहलीज पर सबका हिसाब होता है। कहते हैं कानून में देर भले है, अंधेर नहीं, और कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। डीपी यादव के साथ भी यही हुआ। ये ठीक है कि अपने सियासी गुरु भाटी की हत्या के आरोपों में सबूत के अभाव में वो बरी हो गया, लेकिन सच पूरा हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पता है। डीपी यादव डीपी यादव की कहानी यह भी बताती है कि जब खून और सत्ता का रिश्ता गाढ़ा हो जाए तो इंसाफ की स्याही भी देर से सूखती है। मगर सच्चाई यह है, हर अपराध की फाइल में एक पन्ना ऐसा जरूर होता है जिस पर कभी न कभी कानून की नजर पड़ती है और अंत निकट हुआ। डीपी यादव के साथ भी ऐसा हुआ। आज उन्हीं गलियों में सन्नाटा पसरा है जहां डीपी यादव की गाड़ियां धूल उड़ाती थी। जिन लोगों ने उसके आगे सलामी ठोकी आज उसका नाम सुनकर कतराते हैं। सत्ता, संपत्ति और सनक, ये तीनों अगर एक साथ किसी इंसान में उतर जाएं तो इंसान नहीं, वो अंधा बन जाता है। हर आंधी के बाद सन्नाटा आता है। वक्त के साथ रसूख बदल गया, मगर कहानी अभी भी जिंदा है, क्योंकि डीपी यादव कोई नाम नहीं, एक दौर था जब अपराध और राजनीति एक ही मंच पर खड़े होते थे, और जब कानून ने उस मंच पर पर्दा हटाया तो सामने खड़ा था एक चेहरा जो अपराध की परिभाषा बन चुका था। वो चेहरा डीपी यादव का था, जिसने साबित किया कि जुर्म चाहे सियासत की सीढ़ियों से कितना भी ऊपर क्यों ना हो, पहुंच जाए तो गिरना तय है। क्योंकि वक्त हमेशा एक बात कहता है, सिंहासन कभी किसी का नहीं होता, हर बादशाह का एक पतन होता है। और यही डीपी यादव की कहानी का भी आखिरी सच है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े आपराधिक, सबसे बड़े राजनीतिक बादशाह के सिंहासन का भी पतन हो गया। जहां सत्ता, सिंहासन, सियासत, कानून एक साथ खड़े होकर डीपी यादव का स्वागत करती थी, वही डीपी यादव सलाखों तक पहुंच गया। तो आज की कहानी में हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर राजनीतिक और अपराध की गलियों से निकला, सत्ता तक पहुंचा, सत्ता और सिंहासन की कहानी बताई। डीपी यादव जो अपने पिता के साथ दूध का कारोबार करते थे, कैसे उस शराब से लेकर सियासत तक और फिर राजनीति के सबसे बड़े सिंहासन तक पहुंच गए। आपराधिक कारनामे बढ़ते रहे, पुलिस की फाइलों में नाम बढ़ता रहा, धाराएं बढ़ती रही, लेकिन डीपी यादव का कभी रसूख कम नहीं हुआ, क्योंकि कभी समाजवादी पार्टी, कभी बहुजन समाज पार्टी, सत्ता के साथ डीपी यादव ने हाथ मिला लिया था। डीपी यादव जानते थे कि काले साम्राज्य को चलाने के लिए सत्ता के सिंहासन का संरक्षण जरूरी है, और यह बात डीपी यादव के गुरु भाटी ने उन्हें सिखा दिया था जब ब्लॉक की राजनीति में सबसे पहले डीपी यादव को उतारा था। भले ही बाद में डीपी यादव ने अपने ही राजनीतिक गुरु और सबसे करीबी दोस्त कहे जाने वाले महेंद्र सिंह भाटी की हत्या कर दी हो, आरोप लगा हो, बाद में भले ही डीपी यादव बरी हो गए हो, लेकिन यह सच पूरा हिंदुस्तान जानता है कि आखिर डीपी यादव कौन है और कैसे डीपी यादव ने सत्ता, सिंहासन और सियासत को अपने कदमों पर ला खड़ा कर दिया था। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आप देखते रहिए मठाधीश। नमस्ते। डीपी यादव